Okay, in this lecture we will understand distortion in transmission line। तो आप सबसे पहले ये वर्ड जो लिखा हुआ डिस्टॉर्शन का क्या मतलब है। मान लीजिए आपके पास एक मीडियम है, इसमें आपने एक पल्स अप्लाई किया है और पल्स मीडियम से पास होने के बाद ये जो वेव है पास होने के बाद आपको कुछ ऐसा दिखता है। तो आप यहाँ से देख के बोल सकते हैं कि इस पल्स का शेप क्या हो गया, चेंज हो गया। तो मैं क्या बोलता हूँ, यदि कभी भी शेप चेंज हो जाए तो उसको मैं क्या बोलूँगा, डिस्टॉर्शन बोलूँगा। तो मैं क्या बोलूँगा, चेंज इन शेप इज़ नोन एज डिस्टॉर्शन। तो व्हाट इज़ एटेन्यूएशन। तो आप देखिए ये पल्स मैंने लगाई है, मीडियम से पास हुआ, इसका एम्पलीट्यूड क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो इसको मैं क्या बोलूँगा, रिडक्शन इन एम्पलीट्यूड। रिडक्शन इन एम्पलीट्यूड इज़ नोन एज एटेन्यूएशन और चेंज इन शेप इज़ नोन एज डिस्टॉर्शन। तो डिस्टॉर्शन भी दो तरीके का होता है, लीनियर डिस्टॉर्शन और नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन। तो लीनियर डिस्टॉर्शन में दो तरीके के आते हैं, फ्रीक्वेंसी एंड डिले और फेज डिस्टॉर्शन भी इसको बोलते हैं, इसको फेज डिस्टॉर्शन भी बोलते हैं। नॉन लीनियर में जो डिस्टॉर्शन आता है वो एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन आता है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन को समझते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन का क्या मतलब है कि अल्फ़ा इज़ द फंक्शन ऑफ ओमेगा। इस चीज़ का क्या मीनिंग है कि आप सोच के देखिए कि अल्फ़ा मतलब एटेन्यूएशन इज़ द फंक्शन ऑफ ओमेगा, मतलब अल्फ़ा किसका फंक्शन हो जाए, फ्रीक्वेंसी का फंक्शन हो जाए। तो आप अच्छे से सोचिए कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए डिफरेंट एटेन्यूएशन होगा, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए डिफरेंट अमाउंट का एटेन्यूएशन होगा। ये इस चीज़ का मतलब है। इस चीज़ का क्या मतलब है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए डिफरेंट एटेन्यूएशन होगा, ये इस चीज़ का मतलब है। तो देखिए इससे कैसे फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन आता है ये हम समझते हैं। तो फिर से वही चीज़ याद करिए कि यदि मान लीजिए ये पल्स का सिग्नल है, ये ट्रेन ऑफ पल्सेस हैं, रेक्टेंगुलर पल्सेस हैं, इसको मैंने ट्रांसमिशन लाइन पे लगाया। तो फोरियर सीरीज़ क्या बोलती है कि ये कैसा सिग्नल है, पीरियोडिक सिग्नल है। और किसी भी पीरियोडिक सिग्नल को आप कैसे ब्रेक कर सकते हो, ए नॉट कॉस 0t, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 0। ऐसा सिग्नल जिसकी फ्रीक्वेंसी 0 होती है उसे कौन सा टर्म बोलते हैं, डीसी टर्म बोलते हैं। तो आप कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो आपने फोरियर सीरीज़ में डायरेक्टली देखा होगा, यहाँ पे ए नॉट लिखा रहता है। डीसी टर्म कैसे दिखाते हैं, कुछ ऐसे दिखाते हैं। फिर क्या लिखा हो, A1 कॉस ओमेगा टी, ये ओमेगा टी है सपोज दैट। तो ओमेगा टी है, ये कुछ इस तरीके का होगा, A2 कॉस 2 ओमेगा टी। तो आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा, ओमेगा, यहाँ पे क्या लिखा, 2 ओमेगा। तो क्या आप इसे सेकंड हार्मोनिक बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा, एन ओमेगा, तो ये कौन सा हार्मोनिक होगा, nth हार्मोनिक होगा। यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा, बी नॉट साइन 0t। आपने कभी भी फोरियर सीरीज़ में बी नॉट का टर्म नहीं देखा हो, क्यों नहीं देखा, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, इसलिए बी नॉट नहीं दिखाते हैं। B1 साइन ओमेगा टी, ये कौन सी फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ये कौन सी फ्रीक्वेंसी, सेकंड हार्मोनिक। ये कौन सी फ्रीक्वेंसी, nth हार्मोनिक। तो कहने का क्या मतलब है कि किसी भी पीरियोडिक सिग्नल को आप डीसी टर्म और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और उसके हार्मोनिक्स में ब्रेक कर सकते हैं। किस में ब्रेक कर सकते हैं, डीसी टर्म, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और उसके हार्मोनिक्स के फॉर्म पे ब्रेक कर सकते हैं। तो आप सोच के देखिए कि डीसी टर्म, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और उसके हार्मोनिक्स, सभी हार्मोनिक्स मिलकर क्या बनाते हैं, पल्स बनाते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप सोचिए अच्छे से, डीसी टर्म, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, उसका सेकंड हार्मोनिक और उसके सभी और भी हार्मोनिक्स मिलके, ये सब मिलके क्या बनाते हैं, ये पल्स वाला सिग्नल बनाते हैं। ये आप बात ध्यान रखिएगा कि सम ऑफ ऑल द वेव्स, ये सम ऑफ ऑल द वेव्स क्या बनाएगा, स्क्वायर वेव बनाएगा। तो आप देखो मैंने यहाँ पे आपको फिर से एक बार बता दिया ग्राफिकली कि कौन सा, देखिए ये जो ग्रीन वाला है, जो बिग ग्रीन है, वो क्या है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। इसमें देखिए ये जो छोटा वाला ग्रीन वाला है,
इसमें कितने साइकिल्स हो गए, 2 साइकिल हो गए, तो ये कैसा हार्मोनिक होगा, सेकंड हार्मोनिक होगा। इसी के लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितनी साइकिल हो गई, 3 साइकिल हो गई, तो ये थर्ड हार्मोनिक है। यहाँ पे देखिए कितने साइकिल्स हैं, 4 साइकिल हैं, मतलब ये फोर्थ हार्मोनिक है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि किसी भी पीरियोडिक सिग्नल को आप डीसी कंपोनेंट, उसके फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, उसके हार्मोनिक्स में आप ब्रेक कर सकते हो। दूसरी बात मैं ये भी बोलता हूँ कि आप डीसी कंपोनेंट, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और उसके हार्मोनिक्स को आप ऐड कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, पीरियोडिक सिग्नल मिलेगा। तो आप सोच के देखिए कि यदि अल्फ़ा ओमेगा का फंक्शन हो जाए, अल्फ़ा मतलब एटीन्यूएशन किसका फंक्शन हो जाए, ओमेगा का फंक्शन हो जाए, तो देखिए ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक, सिक्स्थ हार्मोनिक, nth हार्मोनिक, ऐसा कुछ है। और मान लीजिए एक ऐसा रिलेशन है, सब समझने के लिए बोल रहा हूँ, अल्फ़ा इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, सपोज दैट एक ऐसा रिलेशन है। इस चीज़ का मतलब क्या है कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, वैसे वैसे अल्फ़ा भी बढ़ेगा। मतलब जो हायर फ्रीक्वेंसीज़ हैं, हायर फ्रीक्वेंसीज़ पे एटीन्यूएशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। यदि हायर फ्रीक्वेंसीज़ पे एटीन्यूएशन यदि ज़्यादा हुआ तो हो सकता है कि हायर फ्रीक्वेंसीज़ एटीन्यूएट होते होते क्या हो जाए, डिसअपीयर हो जाए। यदि कोई हायर फ्रीक्वेंसी मान लीजिए एटीन्यूएशन की वजह से डिसअपीयर हो गई, तो ये इस चीज़ का मतलब है कि उस फ्रीक्वेंसी को हमने क्या कर दिया, खो दिया, लॉस कर दिया। तो फिर से समझते हैं, अल्फ़ा किसका फंक्शन है, फ्रीक्वेंसी का। अल्फ़ा इस किसके प्रोपोर्शनल है, ओमेगा। ये समझने के लिए ओमेगा मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाऊंगा तो अल्फ़ा की वैल्यू, अल्फ़ा मतलब एटीन्यूएशन का अमाउंट भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। हो सकता है कि हायर फ्रीक्वेंसीज़ पे एटीन्यूएशन बहुत ज़्यादा हो जाए, हो सकता है कि हायर फ्रीक्वेंसीज़ पे इतना ज़्यादा एटीन्यूएशन हो जाए कि वो वेव कम्प्लीटली डिसअपीयर हो जाए। तो क्या समझ में आया कि एटीन्यूएशन की वजह से हायर फ्रीक्वेंसीज़ में ज़्यादा, मतलब ऐसा कहना चाहिए कि हायर फ्रीक्वेंसीज़ पे ज़्यादा एटीन्यूएशन हो रहा है, तो हायर फ्रीक्वेंसीज़ की लॉस होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी। तो आप सोच के देखिए कि ये जो सिग्नल था किससे मिलके बना था, डीसी कंपोनेंट, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, उसके हार्मोनिक्स से मिलके बना था। मान लीजिए कुछ हार्मोनिक्स डिसअपीयर हो गए, किसकी वजह से, एटीन्यूएशन की वजह से डिसअपीयर हो गए, तो क्या आपको ओरिजिनल सिग्नल ऐसा मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। क्यों नहीं मिल पाएगा, जब इसके कंपोनेंट ही डिसअपीयर हो गए तो ऐसा ओरिजिनल वेव फॉर्म आपको नहीं मिलेगा। या ओरिजिनल वेव फॉर्म आपको तब मिलेगा जब ये पूरे कंपोनेंट्स प्रेजेंट हों। ये पूरे कंपोनेंट्स का प्रेजेंट होना ज़रूरी है, तभी आपको ओरिजिनल वेव फॉर्म मिलेगा। यदि इनमें से कोई भी कंपोनेंट डिसअपीयर हो गया तो आपको ओरिजिनल वेव फॉर्म नहीं मिलेगा। तो आप देखिए, यहाँ पे देखिए कि कुछ हायर फ्रीक्वेंसीज़ एटीन्यूएशन की वजह से लॉस हो गई, तो आपको देखिए ओरिजिनल सिग्नल कैसा मिल रहा है, डिस्टॉर्टेड मिल रहा है। क्या इसका शेप चेंज हो गया, बिल्कुल हो गया। और यदि से चेंज इन शेप है तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये किस तरीके का, ये क्या है, बेसिकली एक तरीके का डिस्टॉर्शन है। फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, डिस्टॉर्ट हो गई, फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, ख़त्म हो गई। किसकी वजह से ख़त्म हो गई, एटीन्यूएशन की वजह से। हायर फ्रीक्वेंसीज ज़्यादा एटीन्यूएशन सफ़र कर रही हैं, फेस कर रही हैं, इसलिए वो क्या हो गए, डिसअपीयर हो गए। तो अब यहाँ पे देखते हैं डिले और फेज डिस्टॉर्शन। तो आपने देखा होगा कि फेज मतलब बीटा इज़ द फंक्शन ऑफ ओमेगा। इसको थोड़ी देर से समझते हैं। पहले आप देखिए फेज वेलोसिटी क्या कहलाती है, एक सिंगल वेव की वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, फेज वेलोसिटी बोलते हैं। तो आप सोचिए कि किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में क्या केवल एक सिंगल वेव होती है, क्या नहीं, बहुत सारी ग्रुप ऑफ वेव्स होती हैं, ग्रुप ऑफ वेव्स होती हैं। तो सभी की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अलग अलग होती है। ये देखिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, nth हार्मोनिक,
ये सभी अलग अलग वेव्स हैं। तो सभी अलग अलग वेव्स के लिए फेज़ की वेलोसिटी क्या होगी, अलग अलग होगी। क्यों? क्योंकि फेज़ वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल है, ओमेगा के प्रोपोर्शनल है। तो ओमेगा वाले के लिए फेज़ वेलोसिटी वीपी, 2 ओमेगा वाले के लिए वीपी1, 3 ओमेगा वाले के लिए वीपी2। तो आप सोच के दीजिए, ये सोर्स है, ये एंड है, तो ये सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है। तो मैं ये बोलता हूँ कि सभी की वेलोसिटी यदि अलग अलग है, सभी वेव्स की वेलोसिटी अलग अलग है, तो क्या सभी एक ही टाइम पे पहुँचेंगी? क्या नहीं, सभी अलग अलग टाइम पर पहुँचेंगी। तो अलग अलग टाइम पे पहुँचने की वजह से हम कैसा वर्ड यूज़ कर रहे हैं, डिले। जब सभी अलग अलग टाइम पे पहुँचेंगी, और वो जब अलग अलग टाइम पे पहुँचेंगी और जब उनका सम होगा तभी हमें पल्स मिलेगी। देखिए, जब सभी कंपोनेंट्स का एडिशन होगा तभी ये पल्स मिलेगी। अच्छा, ये बात तो पक्की है। लेकिन ये जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं, ये डिफरेंट वेलोसिटी से चल रहे हैं, तो डिफरेंट टाइम पे पहुंचेंगे। तो इससे क्या होगा, डिले आएगा। इसका मतलब यहाँ पे जो हमारे वेव का जो ओरिजिनल शेप है वो कुछ क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और इस तरीके की डिस्टॉर्शन को हम क्या बोलते हैं, डिले डिस्टॉर्शन कहते हैं, फेज डिस्टॉर्शन कहते हैं। तो तीसरे तरीके का जो डिस्टॉर्शन है वो क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन। मान लीजिए आपके पास एक डिवाइस है, उसमें आपने एक्सटी सिग्नल अप्लाई किया। एक्सटी सिग्नल चाहे साइन ओमेगा टी लगा दीजिए, चाहे कॉस ओमेगा टी, कुछ भी लगा दीजिए। और इसका आउटपुट कैसा है, C1 XT प्लस C2 X स्क्वायर टी। किसी ने बोला इसका आउटपुट निकालो, तो आप क्या करोगे, XT की वैल्यू क्या रख दोगे, A कॉस ओमेगा टी, प्लस ये XT की जगह पे A कॉस ओमेगा टी प्लस C2, यहाँ X स्क्वायर है तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर A स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। तो इसको आप देखो कि इसको यदि सॉल्व करो तो C1A कॉस ओमेगा टी, C2A स्क्वायर, कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2। तो इसको यदि मैं सॉल्व करूं तो C1A कॉस ओमेगा टी, C2A स्क्वायर बाई 2। अच्छा, इसको क्या मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं, इस इक्वेशन को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, इस इक्वेशन को मैं कॉस, यहाँ पे मैंने लिख दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया कॉस 0t। तो सोच के देखिए, और फिर ये तीसरा टर्म क्या लिखूंगा, C2A स्क्वायर बाई 2 कॉस 2 ओमेगा टी। आप सोच के देखिए, ये पहले टर्म क्या है, पहले टर्म का फ्रीक्वेंसी कितना, ओमेगा, इसका कितना है 2 ओमेगा, और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 0 है। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी 0 होती है उसको कौन सा टर्म कहते हैं, डीसी टर्म, मतलब ये वाला, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वाला, मतलब ये वाला। हालांकि मैंने ये साइन का ग्राफ बना के रखा, आप कॉस का बना लेना, एज इट इज़ मिलेगा सब कुछ। और यहाँ पे कितनी है, कॉस 2 ओमेगा टी, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये 2 ओमेगा क्या है, सेकंड हार्मोनिक है। इन तीनों को यदि आप ऐड करेंगे तो वेव कुछ ऐसी मिली, लेकिन इनपुट पे तो आपने कॉस लगाया था और आउटपुट पे आपको कैसा दिखने लगा, हालांकि ये साइन का कर्व है। आप साइन का केस लेके चल लेना, आप साइन वाला केस लेके चल लेना। और सपोज दैट आपने ये इनपुट में लगाया था और आउटपुट में आपको ऐसा मिलने लगा, तो क्या बोलूँगा मैं, क्या इसका एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्ट हो गया, डिस्टॉर्ट हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हो गया। तो क्या शेप में चेंज आ गया, बिल्कुल हो गया। तो ये क्या कहलाएगा, डिस्टॉर्शन कहलाएगा। तो सोच के देखिए, यदि ये दोनों कंपोनेंट नहीं होते, ये दोनों नहीं होते तो ये एज इट इज़ मिलता। इसको अपन यहाँ पे समझते हैं। तो डिस्टॉर्शन किसकी वजह से हुआ, डीसी टर्म और सेकंड हार्मोनिक्स की वजह से डिस्टॉर्शन हुआ। वाई डू वी से नॉन लीनियर, ये एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन क्यों होता है नॉन लीनियर, जहाँ पे नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक वहाँ पे इन्वॉल्व हो जाती है जहाँ पे एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स पावर 4 ऐसे टर्म आने लगते हैं, तो वहाँ पे नॉन लीनियरिटी आने लगती है। तो चलिए, एक दूसरी डिवाइस है, तो यहाँ पे सिग्नल xt लगाया और इसका yt जो आउटपुट है वो m इंटू xt है। तो yt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू xt की जगह पे cos ओमेगा t रख दिया। इनपुट पे क्या लगाया था, cos,
आउटपुट पे भी मिल रहा है एग्जैक्टली कॉस्ट मिल रहा है, थोड़ा एम्पलीफाइड या डिक्रीज अमाउंट का मिले, लेकिन एज इट इज़ मिल रहे हैं दोनों। दोनों कैसे मिल रहे हैं? एज इट इज़ मिल रहे हैं। तो क्या क्या इनपुट वेव और आउटपुट वेव क्या आउटपुट वेव का शेप चेंज हुआ? नहीं हुआ। क्या यहाँ डिस्टॉर्शन हुआ? नहीं हुआ। लेकिन इस केस में डिस्टॉर्शन हुआ किसकी वजह से? इस डीसी कंपोनेंट की वजह से, ये सेकंड हार्मोनिक की वजह से। ये दोनों किसके साथ ऐड हो गए? इसके साथ ऐड हो गए और इसका एम्पलीट्यूड क्या कर दिया? डिस्टॉर्ट कर दिया। तो इस तरीके से ये तीसरा डिस्टॉर्शन है, इसको एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन बोलते हैं। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि डिस्टॉर्शन का मीनिंग क्या होता है। डिस्टॉर्शन का सिर्फ एक ही मीनिंग होता है कि यदि शेप चेंज हो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? डिस्टॉर्शन बोलते हैं। एम्पलीट्यूड रिड्यूस हो जाए तो उसे एटीन्यूएशन बोलते हैं। डिस्टॉर्शन भी दो तरीके के, लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर में दो तरीके के, फ्रीक्वेंसी और डिले। नॉन लीनियर में एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन होगा। फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन क्या कहलाता है कि एटीन्यूएशन किसका फंक्शन हो जाए? फ्रीक्वेंसी का फंक्शन हो जाए। तो इस चीज़ का मतलब ये है कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का एटीन्यूएशन का अमाउंट डिफरेंट होगा। डिफरेंट फ्रीक्वेंसी विल बी एटीन्यूएटेड बाय डिफरेंट अमाउंट। सो यहाँ पे ये चीज़ हुई। तो इस चीज़ को समझने के लिए फिर मैंने क्या बताया आपको कि ये एक ट्रांसमिशन लाइन में कुछ ऐसा सिग्नल फ्लो कर रहा है, प्रोपगेट कर रहा है। तो ये पीरियोडिक सिग्नल दिख रहा है। पीरियोडिक सिग्नल का ये मैथमेटिकल एक्सपेंशन है। ये कौन सा टर्म है? डीसी टर्म। ये कौन सा? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ये सेकंड हार्मोनिक। इन सब को मिला के, यदि इन सब को मिलाऊंगा तो मुझे पल्स मिलेगा। और यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है हार्मोनिक्स का। ये फंडामेंटल वाला है, ये सेकंड हार्मोनिक है, ये थर्ड हार्मोनिक है, ये फोर्थ हार्मोनिक है। ये सभी मिल के क्या बनाते हैं? पल्स बनाते हैं। हायर फ्रीक्वेंसीज़ का एटीन्यूएशन ज़्यादा हो गया, हायर फ्रीक्वेंसीज़ का एटीन्यूएशन ज़्यादा हो गया, हो सकता है हायर फ्रीक्वेंसीज़ क्या हो जाएं? लॉस्ट हो जाएं ड्यू टू एटीन्यूएशन। यदि इनमें से एक भी कंपोनेंट लॉस हो गया तो ये ओरिजिनल वेव फॉर्म नहीं मिलेगी। ओरिजिनल वेव फॉर्म नहीं मिलेगी मतलब उसका शेप कुछ क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। और चेंज इन शेप इज़ नोन एज डिस्टॉर्शन होता है। डिले डिस्टॉर्शन समझने के लिए फेज वेलोसिटी का कंसेप्ट समझते हैं। क्या किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में केवल एक ही वेव होती है? नहीं, बहुत सारी वेव्स होती हैं। ओमेगा, 2 ओमेगा, 3 ओमेगा, 4 ओमेगा, 5 ओमेगा, 6 ओमेगा, बहुत सारी ऐसी वेव्स होंगी। तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट डिफरेंट वेलोसिटी से चलेंगे, तो डिफरेंट टाइम पर लोड पर पहुंचेंगे, एंड पर पहुंचेंगे। तो इसकी वजह से जो डिस्टॉर्शन आएगा दैट इज़ कॉल्ड डिले डिस्टॉर्शन। और तीसरे तरीके का डिस्टॉर्शन है एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन। तो एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन में ये जो कभी एक्स स्क्वायर जैसा टर्म आए, एक्स क्यूब जैसा टर्म आए, तो इसको नॉन लीनियर टर्म बोलते हैं। आपके सामने मैंने एक एग्जांपल दिया है कि इसमें a1 cos ओमेगा टी लगाया है। तो इसको यहाँ x1 t की जगह पे आप a cos ओमेगा टी रखिए, इसको सॉल्व करिए। इसको सॉल्व करने के बाद मैंने यहाँ पे cos 0t लिखा है। cos 0t की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो देखिए आपके पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, सेकंड हार्मोनिक है और डीसी टर्म है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के साथ साथ ये दोनों टर्म ऐड हुए और ओरिजिनल सिग्नल का एम्पलीट्यूड उसने क्या कर दिया? डिस्टॉर्ट कर दिया। ये किस केस में होता? नॉन लीनियर केस में। लेकिन लीनियर के केस में क्या एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्ट हुआ? यहाँ पे एक्स टी इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी है, तो वाई टी इज इक्वल टू एम टाइम्स ऑफ एक्स टी, तो वाई टी इज इक्वल टू एम टाइम्स ऑफ कॉस ओमेगा टी। तो इनपुट पे क्या लगाया? कॉस लगाया, और आउटपुट पे भी क्या आ रहा? कॉस आ रहा है। क्या एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्ट हो रहा है? क्या इसके साथ कुछ ऐड हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि आउटपुट कैसा दिखेगा? इनपुट के जैसा दिखेगा, किसी भी तरीके का डिस्टॉर्शन नहीं होगा। तो लीनियर डिवाइस में डिस्टॉर्शन, एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन नहीं होगा।
नॉन लीनियर डिवाइस में एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन हो जाएगा, किसकी वजह से? सेकंड हार्मोनिक और डीसी कंपोनेंट की वजह से। तो होपफुली डिस्टॉर्शन आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। थैंक यू वेरी मच।